चलिए हम लोग क्लास 12 का एक और नया टॉपिक और जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड सा है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स विच इट इन्वॉल्व। और इसलिए क्या है कि बच्चों के लिए थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजिंग ये पोर्शन हो जाता है। तो क्वेश्चंस जो है इससे 12th बोर्ड एग्जाम में भी श्योरली पूछी ही जाती है। और नीट के लिए ये टॉपिक जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है। तो इसी वजह से क्या है कि हम लोग इनके सारे जो फंडामेंटल मीनिंग्स है या जो बेसिस बनता है, कौन सी प्रोसीजर इन्वॉल्व होती है और किस बिहाफ पे हम लोग इसको डिफरेंशिएट और डिटरमाइन कर पाते हैं, तो इन सारी चीजों को समझने का इसमें कोशिश करेंगे। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक होता भी है। और आइए हम लोग इसको जो रिवील करें इनके सारे कंसेप्ट्स को विच इट इन्वॉल्व एक्चुअली। तो इन सारी चीजों को हम लोग क्लियर करेंगे इस वीडियो के मोड से। तो ये टॉपिक इज व्हाट इट इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो टॉपिक इज एक्चुअली डीएनए फिंगरप्रिंट। अगर जो फंडामेंटल मीनिंग है अपने को क्या है कि हमेशा टर्म्स पे जरूर एक बार ध्यान देना चाहिए कि जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है वो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे अपने नाम की बेसिस पे डिस्क्राइब करने का कोशिश करती है। तो इसलिए एक बार क्या है कि जो मीनिंग है इसको समझना जरूरी होता है। डीएनए तो आप समझते ही है। डीएनए इज व्हाट इट इज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल जो हर इंडिविजुअल के पर्टिकुलर सेल्स में, सारी सेल्स में ये प्रेजेंट होती है। और इट इज जेनेटिक मटेरियल विच कंटेन्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो इट इज द डीएनए। फिंगरप्रिंट मीन्स व्हाट इट इज सम स्पेशल आइडेंटिटी विच इज यूनिक टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। हर इंसान का अपना एक अलग ही फिंगरप्रिंट होता है मोस्टली। और जिनके मैच होने का चांसेस बड़ा ही कम है, नहीं के बराबर नहीं, वर्ल्ड वाइड बहुत कम प्रोबेबिलिटी कि एक आदमी का फिंगरप्रिंट जो है किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ मैच करेगा। तो फिंगरप्रिंट इज व्हाट इट इज द यूनिक आइडेंटिटी। इट इज यूनिक आइडेंटिटी टू, इट इज एक्चुअली यूनिक आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो किसी भी इंसान का जो अपना एक आइडेंटिटी होता है इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, इट इज द फिंगरप्रिंट। तो अब सवाल है क्या कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके बिहाफ पे अभी करने क्या वाले हैं कि टू इंडिविजुअल्स को हम लोग एक्चुअली क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट करेंगे उनके बीच का अंतर, नहीं, एक डिफरेंस को डिटरमाइन करने का टेक्निक जो है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि एक्चुअली इट इज व्हाट इट इज अ टेक्निक टू ऑफ डिटरमाइनिंग द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द सर्टेन डीएनए विच इज यूनिक टू द इंडिविजुअल। तो मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई एक इंडिविजुअल ए, दिस इज द इंडिविजुअल ए एंड दिस इज द अनदर इंडिविजुअल दैट इज बी। तो अब क्या है कि इन इंडिविजुअल्स को हम लोग डिफरेंशिएट जो करने वाले हैं उनका उसका बेसिस क्या होना है कि इनके डीएनए कंपोजिशन के बेसिस पे, मतलब इन दोनों इंडिविजुअल को हम एक दूसरे से अलग कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डीएनए कंपोजिशन। तो डीएनए फिंगरप्रिंट बोलने का ऐसा कोई मीनिंग नहीं होता है कि डीएनए का फिंगरप्रिंट बनाना और ये ऐसा कुछ, ये मतलब है नहीं एक्चुअली। तो फिंगरप्रिंटिंग वर्ड से रिलेट क्या करना चाह रहे हैं, बस हम लोग ये रिलेट करना चाह रहे हैं इस वर्ड से कि डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है उसके बिहाफ पे हम लोग दो इंडिविजुअल को जो है एक दूसरे से अलग कर देंगे। अब ये टेक्निक इस दुनिया में सबसे पहली बार जो डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले साइंटिस्ट थे एक्चुअली, तो उनको हम लोग फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट का क्रेडिट दिए हैं। और इन इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के फादर जो थे एक्चुअली ही वाज द सर एलेक जेफरी। तो इनको बोला जाता है सर एलेक जेफरे और ही इज रिगार्डिंग एज द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो बेसिकली यूएसए को बिलोंग करते थे। और ये टेक्निक जो है इन वर्ल्ड सबसे पहली बार यूज की गई थी इन 1984। इंडिया में सबसे पहले इस टेक्निक को लाने वाले दो साइंटिस्ट थे और उनका नाम था, एक का नाम था डॉक्टर लालजी सिंह। तो फर्स्ट साइंटिस्ट हुआ द डॉक्टर लालजी सिंह एंड अनदर वन इज डॉक्टर कश्यप। तो इन दोनों को क्रेडिट जाता है इस टेक्निक को इंडिया में जो है इंट्रोड्यूस कराने का। और फिर क्या है कि आज कई सारे क्राइम केसेस में या बहुत सारी अलग अलग एस्पेक्ट्स में इस पर्टिकुलर जो टेक्निक है इसको यूज में लेते हैं हम लोग। और जो सस्पेक्टेड इंडिविजुअल है उनको जो है वो डिफरेंशिएट कर पाते हैं और उनके बारे में आसानी से हम पता लगा पाते हैं। तो अब सवाल क्या है कि इस पर्टिकुलर टेक्निक का एप्लीकेशन क्या हो सकता है, मतलब कहाँ हम लोग यूज में लेते हैं और ऐसी कौन सी कॉम्प्लेक्सिटीज है जिनको रिजॉल्व कर लेते हैं बाय द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड।
जैसे मान लीजिए कोई भी एक क्राइम केस हो जाए, और उस क्राइम केस में मान लीजिए क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करना है, तो उस क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए ये यूज में ली जाती है। जैसे मान के चलिए कि कोई एक क्राइम साइट है, और जहाँ पे भी क्राइम हुआ है पर्टिकुलर, अब कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, तो फिर क्या पुलिस अलग अलग मेथड से पता लगाने की कोशिश करती है कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पे कौन कौन से इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर टाइम पे थे, जिसके लिए मोबाइल सर्विस लांस और ये सारी चीजें हैं। तो अब क्या है कि अब क्राइम साइट को बड़े बारीकी से वो स्टडी किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। और वहां पे क्या है कि अलग अलग जो कुछ भी सैंपल्स ऐसी जो लिविंग सेल को कंटेन कर रही है, वैसी कोई भी सैंपल वहां से ली जाती है, और फिर उस पर्टिकुलर सैंपल में प्रेजेंट सेल्स का एक डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार किया जाता है। और जो सस्पेक्टेड इंडिविजुअल हैं, या मान लीजिए जो भी विक्टिम है, उनके जो भी रिलेटिव्स हैं, उनको जिन पे भी शक है, तो उनका भी डीएनए सैंपल लेके और उनकी भी एक फिंगरप्रिंट तैयार की जाती है, और फिर मैच किया जाता है इस पर्टिकुलर फिंगरप्रिंट जो ऑलरेडी उस क्राइम साइट पे मिले सैंपल का है, और उसको उस सस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स के साथ। तो फाइनली जिससे भी मैच हो गया, इसका मतलब वो इंडिविजुअल क्राइम साइट पे प्रेजेंट था, वो डिनाई नहीं कर सकता इस बात को। तो अब आइदर इट मे बी क्रिमिनल और नॉट, वो तो अलग बात है, लेकिन क्या है कि उसका प्रेजेंस तो था। तो फिर पुलिस उसके बिहाफ पे जो करती है अपनी जो भी जो जांच का प्रोसीजर होता है, तो उससे फाइनली ये कंफर्म हो जाता है। तो इसलिए बड़ा क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के अंदर ये टेक्निक जो है वो काफी ज्यादा यूजफुल रही। इसके बाद क्या है कि जो रेप का केसेस है, जो रेप केसेस के अंदर हम लोग, रेप केस के अंदर भी चांसेस होती है कि इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ द सीमन। और आप जानते हैं सीमन में 10% कॉन्ट्रीब्यूशन इज फॉर्म बाय द स्पर्म्स, और ये सेल है, सेल है तो उसके पास न्यूक्लियस है, और फिर न्यूक्लियस है तो डीएनए भी है। तो फिर रेप केसेस के अंदर भी इस जो है वो क्रिमिनल्स को जस्टिफाई करने में, जो रेपिस्ट है उनको जस्टिफाई करने में हम लोग यूज में लेते हैं। या फिर मान लीजिए कि कोई इंश्योरेंस क्लेम है। अब इंश्योरेंस क्लेम में क्या होता है कि मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है जो इंश्योर्ड था, एक्चुअली अब उसका डेथ हो गया। तो अब डेथ हो गया तो जो नॉमिनीज हैं वो क्लेम कर रहे होते हैं, नहीं, जो भी अमाउंट है उसके लिए। तो फिर क्या है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस क्लेम रिलेटेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में भी इसका यूज लेती है। फिर इसका कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी यूज हम लोग ले सकते हैं, जैसे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को जस्टिफाई करने के अंदर, तो इवोल्यूशन को ट्रेस करने में हम लोग इसका यूज लेते हैं। और फिर फाइनली बोला जाए तो कुछ एग्रीकल्चर साइंसेस में, जो एग्री साइंसेस है, तो उनके अंदर भी हम लोग इसको यूज में लेते हैं। तो अभी बोलने का मतलब क्या है, ये और एक और बड़ा यूज है जो क्या, जैसे कई बार ऐसा क्लेम आ जाता है कि कोई एक इंडिविजुअल है, अब वो क्लेम कर रहा है कि दिस वन इज माय फादर और मदर, ऐसा कुछ मीन्स पेरेंटल डिस्प्यूट्स के केस। तो ऐसे में पैटर्निटी और मैटरनिटी वाली जो भी केस होगी, तो उनको भी सॉल्व करने के अंदर हम लोग सॉल्व करने के लिए इसको यूज में लेते हैं। तो टू सॉल्व पैटर्निटी और मैटरनिटी केसेस, मतलब पैटर्नल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में। तो कौन किसका पेरेंट है, कौन किसका फादर मदर। तो क्योंकि अब क्या है कि पेरेंट से अपने चिल्ड्रंस के अंदर जो सिमिलरिटीज होगी, वो मैक्सिमम होने की चांसेस होती है इन देयर डीएनए कॉम्पोजिशन। ऐसा है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑब्वियसली हम लोग ह्यूमंस के केस में ज्यादा यूज में लेते हैं इस टेक्निक को, तो देयर इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज व्हाट, इट इज द सेक्सुअल। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको पता है क्या कि वेरिएशन अराइज होगी, और 100% सिमिलरिटी तो नहीं होना है, लेकिन फिर भी क्या है कि ऑलमोस्ट सिमिलरिटीज होती है। तो उसके भी आप पे हम लोग ये पता लगा पाते हैं कि अगर डीएनए में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज है, तो उसके बेसिस पे ही और सी मे बी द पेरेंट और द चाइल्ड ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तो इन केसेस के अंदर भी हम लोग यूज में लेते हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज एक्चुअली द एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। अब एप्लीकेशन तो ठीक है, ये समझ में आता है, क्योंकि डायरेक्ट सा एक इसका एप्लीकेशन अभी समझ में आ गया कि ऐसे केसेस को रिजॉल्व करने में हम लोग यूज में इस टेक्निक को लेंगे। अब इसका जो सबसे प्रॉब्लमेटिक पोर्शन है दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, कि इस टेक्निक में यूज में आने वाली बेसिस कौन सी है, आखिर किस बेसिस पे हम लोग ये पता लगा पाते हैं कि कौन सा जो अलग अलग डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करते हैं। तो मीन्स बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एंड कंसेप्चुअल पार्ट ऑफ दिस सेगमेंट। अब एक्चुअली इसका बेसिस क्या बनता है इसको समझना पड़ेगा। अभी क्या है ना कि अगर कोई दो ह्यूमन इंडिविजुअल है, जैसे दिस वन इज द इंडिविजुअल ए,
एंड दिस इज द इंडिविजुअल बी। मतलब आप किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं इस दुनिया के कोई भी दो ह्यूमन इंडिविजुअल को। तो अब ए और बी, ध्यान से सुनना है, ए और बी, अब इन ये दोनों अपने डीएनए कॉम्पोजिशन में डिफरेंसेस दिखाते तो हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है डिफरेंस होना तो जरूरी ही है, क्योंकि कोई भी दो इंडिविजुअल में है, अब उनके डीएनए में जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर है उसके अकॉर्डिंग जीन का एक्सप्रेशन होता है, और ये फिनोटाइप है जो विजिबल होती है, इतना तो हम जानते हैं। अब फिनोटाइपिक वाइज जो है वो दो इंडिविजुअल अपने आप को क्लियर कट अलग दिख रहा है। तो अलग अगर कोई दो इंडिविजुअल आपको दिख जा रहा है फिनोटाइपिक बेसिस पे, तो उसका मतलब ऑब्वियसली देयर मस्ट बी द डिफरेंस इन देयर डीएनए कॉम्पोजिशन, क्योंकि फिनोटाइप का एक्सप्रेशन डीएनए के ही अकॉर्डिंग हुआ है। तो डीएनए में जो डिफरेंस होता है दुनिया के किसी भी दो इंडिविजुअल के अंदर, दिस डिफरेंस इज अबाउट ओनली 0.1%। अब ये बड़ा शॉकिंग सा है सुनने के लिए। तो क्यों? क्योंकि डीएनए कॉम्पोजिशन में डीएनए डिफरेंस सिर्फ 0.1% का है, लेकिन फिनोटिपिक लेवल पे वेरिएशन बहुत बड़ी दिखती है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा है सच में, और ऐसा हो भी सकता है, कोई बड़ा चीज नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि देखो परसेंटेज वाइज दिस कंट्रीब्यूशन या दिस डिफरेंस इज व्हाट, इट इज वेरी स्मॉल। मतलब हमको ऐसा लगता है कि 0.1% जो डिसिमिलरिटी है, इट इज डिसिमिलरिटी किसमें? इन डीएनए कॉम्पोजिशन, इट इज वेरी स्मॉल डाटा। तो ये बात सही है कि ये काफी स्मॉल डाटा है, बट ओनली इन द सेंस ऑफ परसेंटेज। अगर आप इसी को अपने हिसाब से सोचें नंबर्स पे, तो आपको पता है ह्यूमन के जीनोम में, इन ह्यूमन जीनोम हम लोग पढ़ के रखे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर ये डाटा अपने सामने आई है, जो इनिशियल सेगमेंट था इस चैप्टर का। तो ह्यूमन जीनोम के अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ 3 × 10⁻⁴, सॉरी 10⁻⁹ बेस पेयर्स। तो अब अगर इतनी बेस पेयर्स प्रेजेंट होती है ह्यूमन के जीनोम में, अब इसका आप कितना बता रहे हैं? देयर इज डिफरेंस ऑफ 0.1%। तो इस पर्टिकुलर डाटा का अगर 0.1% हम लोग निकालें 3 × 10⁹ बेस पेयर्स का, तो ये डाटा निकल के आता है कितना? 3 × 10⁶ बेस पेयर्स। अब आप नंबर के सेंस में एक बार सोच के देखिए, कोई दो इंडिविजुअल, उनके डीएनए कॉम्पोजिशन में जो डेविएशन है, इट इज ऑफ 3 × 10⁶ बेस पेयर्स, और एक्चुअली इट इज इक्विवेलेंट टू द 3 मिलियंस। तो अगर डाटा वाइज आप देखते हैं तो इतनी न्यूक्लियोटाइड्स का या नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स का डिफरेंस दो इंडिविजुअल में होता है, और जो कि सफिशियंट नजर आता है हमको, इसमें कोई डाउट है भी नहीं। तो अब बोलने का मतलब क्या है? इसका मतलब कोई भी दो इंडिविजुअल डीएनए कॉम्पोजिशन वाइज सेम नहीं होता है। अगर हम लोग सिमिलरिटी का बात भी कर दें तो चांसेस बहुत कम है। चांसेस क्या, कि लगभग जो है वो 300 मिलियन इंडिविजुअल में कोई दो इंडिविजुअल है जो आपस में मैच कर सकता है। तो ये चांसेस ऑब्वियसली काफी कम है, और इसीलिए इसको हम बड़ा एक्यूरेट सा मानते भी हैं कि जो है दिस नंबर, तो ये नंबर काफी ज्यादा है, और इस नंबर के बिहाफ पे हम लोग आसानी से समझ में आता है कि हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसी भी दो इंडिविजुअल को। अब यहाँ पे सोचना है ध्यान से कि एक्चुअली ये बेसिस है क्या, और जो डीएनए की आखिर कौन सी सेगमेंट या कौन सा फ्रेगमेंट आउट ऑफ, क्योंकि डीएनए ह्यूमन डीएनए के अंदर जो लेंथ ऑफ डीएनए इट इज अबाउट व्हाट, इट इज 2.2 मीटर। तो इतने लंबे डीएनए में से एक्चुअली कौन सा डीएनए है जो ये डिफरेंसेस शो कर रहा होता है? क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं सिर्फ 0.1% डिसिमिलरिटी मीन्स 99.9% जो है, इट इज व्हाट, इट इज द सिमिलरिटी। अब इतनी ज्यादा सिमिलरिटीज है, तो आखिर ये जो डिफरेंस दिख रहा है वो डीएनए के कौन से सेगमेंट में दिखता है, कहाँ दिखता है, क्या बोलना है उसको, और उसमें से कौन सा सेगमेंट है जो हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज में ले सकते हैं, और जिसके बेसिस पे हम लोग किसी भी दो इंडिविजुअल को एक दूसरे से सेपरेट कर रहे हैं। तो एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग व्हाट, it is the basis which is involved in the process of डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो अब आइए ध्यान से समझते हैं। अब देखो, अपने को डीएनए रेप्लिकेशन में एक टेक्निक आया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर, जिसको हम लोग क्या बोले थे? इट इज द सेंट्रीफ्यूगेशन। और ये आया था किसमें? मिचेल्सन एंड स्टॉल के जो एक्सपेरिमेंट में, जिसमें डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव नेचर हम लोग डिफाइन कर रहे थे, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के अंदर ये आया। तो अभी क्या है कि देखिए, कोई भी एक पर्टिकुलर सेल है, सेल के अंदर जो सेंट्रल पार्ट होता है मोस्टली इट इज व्हाट, इट इज द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर इट कंटेन्स व्हाट, इट इज द डीएनए। न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होती है। अब एक्चुअली ये डीएनए कौन सी है? इट इज न्यूक्लियस में प्रेजेंट डीएनए को एग्जैक्टली हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट इज जीनोमिक डीएनए, मीन्स विच डिसाइड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स इनसाइड द सेल, और जो कुछ भी सेल के अंदर दिखेगा। तो अभी क्या किए हम लोग कि एक सेल लो, एक सेल तो लेना पॉसिबल नहीं है, मीन्स जो भी है, तो सेल्स लिए, और सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट जीनोमिक डीएनए को
आइसोलेट किए, और आइसोलेट करने के बाद एक सीजियम क्लोराइड का बना हुआ मीडियम, जैसा उधर था सेमी कंजर्वेटिव नेचर मिसल्सन एंड स्टॉल के एक्सपेरिमेंट में वैसा, तो एक ऐसा फॉर्मेट लेने के बाद एक ट्यूब लो, उस ट्यूब में क्या है कि हम लोग फिल कर दिए किसको, जो मीडियम है इट इज व्हाट, इट इज ऑफ सीजियम क्लोराइड, और सीजियम क्लोराइड की बनी हुई मीडियम से इसको फिल कर दी, दिस इज सीजियम क्लोराइड। अब सीजियम क्लोराइड का एक्चुअली जो मीडियम बना हुआ था वो कौन सा था, इट इज डेंसिटी ग्रेडियंट। अब डेंसिटी ग्रेडियंट बोलने का मतलब क्या है, मतलब से डेंसिटी के बेसिस पे डिफरेंसेस है। अभी क्या है कि आप इसमें डीएनए को इंट्रोड्यूस कराए, जो डीएनए इधर से मिला है, और उस डीएनए का सेंट्रीफ्यूगेशन जब कराते हैं, तो अब क्या है कि अब ये डेंसिटी ग्रेडियंट बोलने का मतलब ये होता है सिंपल सा, कि जो भी पर्टिकुलर मटेरियल जितनी ज्यादा डेंस होगी, तो अपने डेंसिटी के हिसाब से वो अलग अलग लेवल्स पे डिपॉजिट प्रिसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएगी इस पर्टिकुलर मीडियम। दिस इज द मीनिंग। तो कोई मान लीजिए अगर कम डेंस है तो वो थोड़ी ऊपर की तरफ आपको दिखेगी, अगर ग्रेविटी नीचे की तरफ लगा हुआ है, और मान लो कोई क्या है ज्यादा डेंस है, तो उस पर्टिकुलर मटेरियल की बैंड आपको नीचे की तरफ दिखेगी, क्योंकि ज्यादा डेंस है इसका मतलब सर क्या, वेट उसका ज्यादा है, और ग्रेविटी उस पर ज्यादा लग रही होगी, क्योंकि मास के अकॉर्डिंग ये चीजें होती है, तो फिर ये ज्यादा नीचे की तरफ बैठेगी। तो अब मेरे बोलने का मतलब है कि जब जो भी कंटेंट ऑफ डीएनए आपको एक पर्टिकुलर सैंपल मिला था साइट पे, उस सैंपल में जो भी सेल्स थी, उस सेल्स में जो भी डीएनए कंटेंट आपको मिला, उसको आप सीजियम क्लोराइड सेंट्रिफिकेशन टेक्निक्स का यूज करके उसका सेंट्रिफिकेशन कराए, और फिर इसका प्रेसिपिटेशन हम लोग होने के लिए छोड़ दिए। तो अब एक्चुअली क्या है, अगर ग्राफिकली देखें इस बात को, देखो ध्यान से, अगर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखने का कोशिश करें, तो एक्चुअली इसका जो कर्व मिल रहा होता है वो कुछ ही हो। अब ये क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, एक्चुअली ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज द बल्क डीएनए। bulk DNA means it is actually a portion of DNA which remains similar in two individual, और आप समझ ही चुके कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, इट इज अबाउट 99.9% जो सेम होना है। और दिस इज व्हाट, बोले ये बड़ा जंक टाइप का डीएनए है, मीन्स काफी स्मॉलर पार्ट, और इसको अभी हम लोग क्या नाम बोलेंगे, इट इज द रिपीटेटिव डीएनए। अब रिपीटेटिव डीएनए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट कई बार रिपीट होगी, सो इट इज नेम्ड एज व्हाट, इट इज द रिपीटेटिव डीएनए। या फिर क्या इसको बुक्स वगैरह में या कई जगह लोकेशंस पे इसको डायरेक्ट हम लोग सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं, लेकिन अभी क्या यहाँ नहीं बोलना है, तो ताकि अपना जो कंफ्यूजन है वो नहीं हो पाए, इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो हम इसको डायरेक्टली क्या बोल दे रहे हैं कि एक अपने को क्या दिखा यहाँ पे, इस पर्टिकुलर डीएनए के आइसोलेशन में या सेंट्रिफिकेशन कराने के बाद अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, तो एक डीएनए की दिख रही है मेजर पिक, आप ऐसा बोलिए, इट इज व्हाट, इट इज द मेजर पिक ऑफ डीएनए, एंड दिस इज व्हाट, इट इज द माइनर पिक। तो माइनर पिक ये बता रहा है कि डीएनए यहाँ पे कम अमाउंट वाली डीएनए आई है, और ये मेजर पिक डिनोट्स व्हाट, यहाँ पे जो ज्यादा अमाउंट में अपने को डीएनए मिली है, ये उसका कंट्रीब्यूशन आपको समझा रहा है। तो अभी मेरे बोलने का मतलब क्या है कि ऐसा सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक अप्लाई करने के बाद आपको एक तो दिख जा रहा है कौन सा, इट इज बल्क डीएनए। बल्क मींस हैवी अमाउंट में मिलने वाले डीएनए विच फॉर्म्स व्हाट, इट इज द मेजर पिग। और एक जो दिख जा रहा है, इट इज व्हाट, इसको अभी बोल रहे हैं हम रिपीटेटिव डीएनए। एक्चुअली इट इज व्हाट, इट इज द रिपीटेटिव डीएनए। तो काफी कंसेप्चुअली आपको समझना पड़ेगा बेसिस, व्हाई, बिकॉज बेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिस है ही है जो बच्चों का क्लियर नहीं हो पाता है, इसलिए इसको ढंग से आप समझिए। तो एक बल्क डीएनए, और बल्क डीएनए कौन है, एक्चुअली जो मेजर पीक बनाती है, जो आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मेजर पीक फॉर्म की, मीन्स ये बताती है कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है वो यही डीएनए का है, विच रिमेन सिमिलर इन टू इंडिविजुअल। तो ये मेजर पीक बनाने वाली, और रिपीटेटिव डीएनए से बना हुआ जो पिक है, इट इज व्हाट, इट इज माइनर पिक। मतलब ये बता रही है कि काफी कम कंट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए है जो इस पर्टिकुलर टाइप का है। अब ये क्या है कि जो मेजर पिक है, इसमें ज्यादातर जो कोडिंग डीएनए है वो इसी के अंदर आती है। एक्चुअली इट इज कोडिंग डीएनए सेगमेंट। कोडिंग से आप समझते हैं, एक्चुअली कोडिंग वर्ड का मतलब क्या है, इट इज अ पोर्शन ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो रियल में ये ऐसे डीएनए जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के लिए कोड कर रही होती है। और रिपीटेटिव डीएनए में मोस्टली जो भी डीएनए आपको मिली है, इट इज ऑफ नॉन कोडिंग बिहेवियर। नॉन कोडिंग बोलने का मतलब है कि इट डू नॉट कोड्स फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, मतलब इनका एक्सप्रेशन वगैरह आना या फिनोटाइप में कुछ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रिपीटेटिव डीएनए का नहीं होगा,
और नहीं होने का सिंपल सा रीजन समझ में आता है सर, कि कोई प्रोटीन प्रोडक्ट जब तक बनती नहीं है किसी पर्टिकुलर डीएनए से, तो उसके अकॉर्डिंग फिनोटाइप का कोई मीनिंग ही नहीं बनता है। तो इस वजह से अब ये बल्क डीएनए जो है, इसमें रिपीटेटिव डीएनए का सीक्वेंस नहीं होता है। मतलब कोई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है वो रिपीट नहीं होगी। मतलब कोई भी पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जैसे मान लो कोई एक सीक्वेंस है एडेनिन सॉरी ग्वानिन साइटोसिन थाइमीन, ग्वानिन साइटोसिन एडेनिन थाइमीन, ये एक सीक्वेंस है पर्टिकुलर। तो ऐसा नहीं होगा कि जैसे बल्क डीएनए में ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस आपको दिख गई और ये सीक्वेंस कई बार रिपीट करे, ऐसा आपको बल्क डीएनए के अंदर नहीं दिखेगा। तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डू नॉट गेट रिपीटेड, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डू नॉट गेट रिपीटेड, ये बार बार रिपीट होने का कोई भी प्रोबेबिलिटी इधर बनता नहीं है। और इधर क्या होता है, इधर ये डीएनए स्पेशल इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जो मेजर पोर्शन है, तो ज्यादातर हिस्सा जो है इस डीएनए का, जो रिपीटेटिव डीएनए नाम से हालांकि क्लियर ही है, तो मेजर पोर्शन इज फॉर्म्ड बाय व्हाट, ये ऐसे न्यूक्लियोटाइड से बनी है, फॉर्म्ड बाय रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है और वो बार बार रिपीट कर रही है, तो वो कई बार रिपीट करेगी और उसके रिपीटेशन से ही जो है वो फाइनली ये वाला डीएनए फॉर्म हुआ है। तो ओवरऑल कंक्लूड करिए चीजों को, अभी हम लोग क्या बात कर पाए हैं, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं अभी। तो अभी क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर जो क्राइम साइट है वहां पे फॉरेंसिक टीम जाती है और कोशिश करती है, क्या आप देखते होंगे कई बार क्या है, उसको एबेंडोनेट कर दिया जाता है, उस एरिया में किसी का एंट्री प्रोहिबिटेड हो जाता है जब तक फॉरेंसिक टीम आ नहीं जाती। फॉरेंसिक टीम वो सीआईडी वगैरह जो देखते हैं आपकी लेंस लेके वो ढूंढ रहे हैं, वो एक्चुअली क्या होता है कि ऐसे ऐसे माइनर सैंपल्स को ढूंढने का एक कोशिश होता है, जो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कोई भी ऐसा सैंपल जिसमें लिविंग सेल है। तो अब जैसे मान के चले किसी भी एक इंडिविजुअल का मर्डर हुआ, अब ऐसा है तो नहीं कि वो इंडिविजुअल बोलेगा कि ठीक है आओ मेरा मर्डर कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस जरूर अप्लाई करेगा, वो दिखाएगा, रेसिस्ट करेगा। तो अब रेसिस्ट करने के दौरान चांसेस होती है कि जिस भी इंडिविजुअल का मर्डर हुआ है उसके नेल्स वगैरह में, जो मर्डर इंडिविजुअल है उनका कोई ना कोई स्किन कास्ट चला है, या हेयर्स चली है स्किन पे प्रेजेंट जो बॉडी हेयर्स होती है। या मान लो क्या कि अगर जो सर का बाल है अगर वही पकड़ने में कुछ टूट टूट गया हो उस जगह पे, तो वैसी कुछ हेयर सैंपल्स हो सकती है। और हेयर की जो रूट होती है आपको पता ही है कि इट कंटेन्स सेल्स, और सेल है तो फिर तो डीएनए होना ही है। तो ऐसा कोई सैंपल, या फिर मान लीजिए डायरेक्ट ब्लड वहां से मिल जाए। ब्लड में एक बात ध्यान रखना है कि ब्लड में सैंपल जो है सिर्फ वो डब्ल्यूबीसी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि ब्लड कॉर्पसूल्स में एक्चुअली तीन कंटेंट है, एक आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स। बट आरबीसी एंड प्लेटिलेट्स बिकम नॉन न्यूक्लिएटेड एट द मैच्योरिटी कंडीशन, तो न्यूक्लियस सिर्फ बच जाता है डब्ल्यूबीसी के पास, और न्यूक्लियस है तभी डीएनए। तो इसका मतलब ब्लड के अंदर जो सेल्स यूटिलाइज की जा सकती है, इट इज व्हाट, इट इज द डब्ल्यूबीसी नॉट आरबीसी और प्लेटिलेट। तो ऐसा कुछ भी सैंपल मिला, उस सैंपल को लेके आए और उस सैंपल में प्रेजेंट डीएनए को, आप बात समझो कि उस डीएनए का क्या किया जाएगा, कि उसका सेंट्रीफ्यूगेशन कराइए सीजियम क्लोराइड वाले मीडियम में, और जिसका एक डेंसिटी ग्रेडियंट बना हुआ है उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन कराने से आपको दो पीक दिख जाएगी। कौन कौन सी, एक बल्क डीएनए और एक रेपिटेटिव डीएनए। बल्क डीएनए क्या है, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर डीएनए जो दो इंडिविजुअल के अंदर होती है। तो बल्क डीएनए से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कोई लेना देना नहीं है। कहने का सीधा सा मीनिंग ये है कि ये कभी भी यूटिलाइज नहीं हो सकती, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बेसिस पे हम लोग डिफरेंसेस निकालना चाह रहे हैं किसी दो इंडिविजुअल के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डीएनए कॉम्पोजिशन। तो काम का नहीं है सर बल्क डीएनए, काम का कौन है, काम का है रिपीटेटिव डीएनए। क्यों, क्योंकि यही आगे चल के यूनिक आइडेंटिटी बनेगी उस पर इंडिविजुअल की। क्लियर है। तो यहाँ के बाद यहाँ जो हम लोग कंक्लूड कर पा रहे हैं, तो यहाँ अपने काम का जो है वो कौन सा है, इट इज रिपीटेटिव डीएनए। और फर्दर जो आगे हम लोग फॉरवर्ड मूव करेंगे वो इसके साथ, इसको क्या है अब यहीं से साइड वाइज है, इसका कोई काम अपने को नहीं है। तो अब जो काम का दिख रहा है, जिसका यूज करके हम लोग इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में प्रोसीड करने वाले हैं, इट इज व्हाट, इट इज द रिपीटेटिव डीएनए। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज व्हाट, इट इज द रिपीटेटिव डीएनए। अब इसी के साथ हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे। अब देखो ध्यान से, ये जो रिपीटेटिव डीएनए होती है, जब इसके कैरेक्टरिस्टिक को थोड़ा डिटेल में हम लोग स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, तो एक्चुअली पता चला कि इस रिपीटेटिव डीएनए में दो तरह की डीएनए होती है, डीएनए सीक्वेंस एक्चुअली जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जो रिपीट होती है। एक का नाम हम लोग बोलते हैं इट इज द टैंडम रिपीट। टैंडम वर्ड का वर्ड मीनिंग क्लियर करिए।
टेंडम का मीनिंग होता है सिंपल सा, इट इज द कॉन्टिन्यूअस, जो लगातार हो रहा। तो टेंडम रिपीट है। और दूसरा वाला जो है, इट इज व्हाट, अभी क्लियर हो जाएगा जैसे ही हम एग्जांपल देंगे। दूसरा वाला जो है, इट इज इंटरस्पर्स्ड, इट इज द इंटरस्पर्स्ड रिपीट। तो दो तरह की रिपीटेटिव डीएनए जो होती है, रिपीटेटिव डीएनए में जो सीक्वेंस है उसके बिहाफ पे इट इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा? एक टेंडम रिपीट और एक इंटरस्पर्स्ड। अब मेरे बोलने का मतलब क्या है, सिंपल सा मीनिंग है। जैसे मान लीजिए एक सीक्वेंस हम लिख रहे हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन, ग्वानिन। तो ये बोलने का मतलब है कि दिस इज वन सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस एक पर्टिकुलर डीएनए में कॉन्टिन्यूअस मैनर में रिपीट हो रही है। तो ए जी सी टी जी अगेन, फिर ए जी सी टी जी अगेन, फिर अगेन ए जी सी टी जी। तो मेरे बोलने का मतलब है सर, इन कॉन्टिन्यूअस मैनर, विदाउट एनी काइंड ऑफ गैप। और ऐसा भी नहीं है कि इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर कोई दूसरी सीक्वेंस बीच में ऐड होगी, ऐसा नहीं है। तो लगातार अगर आपने को कोई एक सीक्वेंस रिपीट होती हुई दिख रही है, तो अब क्योंकि सीक्वेंस रिपीट हो रहा है तो इट इज द पार्ट ऑफ द रिपीटेटिव डीएनए। लेकिन उसमें भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस, लगातार, सो इट इज नेम्ड एज टेंडम रिपीट। तो टेंडम वर्ड का मीनिंग जो है वो जस्टिफाई हो जाता है। उसका सिंपल सा मीनिंग होता है, इट इज व्हाट, इट इज द रेगुलर। अब इंटरस्पर्स्ड का मीनिंग समझिए। इंटरस्पर्स्ड का मीनिंग क्या है कि जैसे मान लो कोई एक सीक्वेंस ले लें हम लोग, ए टी जी सी सी। अब ये एक सीक्वेंस है, ऐसा नहीं है, रिपीटेटिव डीएनए का पार्ट है तो इस सीक्वेंस को रिपीट तो होना है सर। लेकिन क्या अब इस बीच में मान लो कोई एक पर्टिकुलर दूसरी सीक्वेंस आ गई, फिर से ये सीक्वेंस रिपीट होना स्टार्ट हुआ, तो अगेन ये विजिबल हुआ ए टी जी सी सी। फिर से क्या है कि एक दूसरी सीक्वेंस बीच में आ गई, तो फिर अगेन ये थोड़े टाइम बाद रिपीट हो जाए। तो मेरे बोलने का मीनिंग अब क्लियर हो रहा होगा कि इंटरस्पर्स्ड रिपीट में रिपीटेटिव डीएनए तो है, बिकॉज एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड गेट्स रिपीटेड अगेन एंड अगेन। सो इट इज द पार्ट ऑफ रिपीटेटिव डीएनए, बट इट इज नॉट इन कॉन्टिन्यूअस मैनर। उसमें क्या हो जा रहा है कि बीच बीच में कोई ना कोई सीक्वेंस रिपीट हो रही है। तो अब मेरे बोलने का मतलब है कि ऐसा वाला जो है, इट इज द इंटरस्पर्स्ड रिपीट। इसका कोई काम हमने को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बनी है, चलिए इसको भी जस्टिफाई, इसको भी शॉर्टलिस्ट करते हैं। अब देखो ध्यान से, अपने आप को शॉर्टलिस्ट करते चलिए कि हम लोग किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हैं और एक्चुअली कौन से डीएनए को यूज में लेंगे एज एज द मटेरियल इन द डीएनए फिंगरप्रिंट। तो अब टेंडम रिपीट है जो अपने काम का है। अब आइए इसको समझते हैं। तो इसका या बोलने का मीनिंग क्या हो गया कि एक्चुअली इट इज व्हाट, है तो सर रिपीटेटिव डीएनए या रिपीटेटिव सीक्वेंस, जो लेकिन जो क्लस्टर्ड है। क्लस्टर्ड है मतलब क्लस्टर्ड टुगेदर एक्चुअली। तो मतलब एक ही जगह पे क्या है, ये जमा है और ऐसी सीक्वेंस लगातार ही प्रेजेंट है। सो इट इज व्हाट, इट इज क्लस्टर्ड टुगेदर। अब इसको जब हम लोग और जस्टिफाई करते हैं और इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन जब एक्यूमुलेट करने का कोशिश कर रहे हैं, तो अभी अपने को और कुछ पता चला क्या, कि ये दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक का नाम बोलते हैं इट इज शॉर्ट टेंडम। अब इसका बेसिस क्या है अभी क्लियर हो जाएगा। तो ए वन इज नेम्ड एज शॉर्ट टेंडम, और दूसरा वाला जो है, इट इज व्हाट, इट इज द लॉन्ग टेंडम। अब नाम से क्लियर है, शॉर्ट बोलने का मतलब क्या है, छोटा। छोटा मीन्स व्हाट, इन द सेंस ऑफ द नाइट्रोजिनस बेस जिसका एक रिपीटेटिव यूनिट बना है। अब समझो, जो भी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस रिपीट हो रही है, उस न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में जो प्रेजेंट नाइट्रोजिनस बेस पेयर है वो कितनी है, उनका नंबर कितना है। तो यहाँ बोलने का मतलब है कि शॉर्ट टेंडम हम इसलिए बोल दे रहे हैं कि जो रिपीटेटिव यूनिट बार बार रिपीट हो रही है। तो जो रिपीटेटिव यूनिट है मीन्स जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की, it may be up to 60 base pairs long। ध्यान से एकदम, तो 60 बेस पेयर लॉन्ग, ज्यादा से ज्यादा अप टू, मतलब मैक्स इट में मैक्सिमम कंटेंट 60 बेस पेयर्स। और यहाँ पे क्या है, लॉन्ग टेंडम बोलने का मतलब है कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस रिपीट तो है, और जो भी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, तो उसमें क्या है कि एक यूनिट में देयर वुड बी द नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस, वो कितनी, 60 बेस पेयर से ज्यादा है। तो 60 बेस पेयर से ज्यादा लंबी अगर लेंथ है तो इट इज लॉन्ग टेंडम, और यही वाला रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये क्या है, इट इज द लॉन्ग टेंडम। और यहाँ शॉर्ट टेंडम किसको बोल रहे हैं, जिसमें एक रिपीटेटिव यूनिट में ज्यादा से ज्यादा 60 बेस पेयर्स जो है वो प्रेजेंट हो, उससे ज्यादा ना हो। तो बोले अब और शॉर्ट लिस्ट करें तो सर इसका कोई काम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसीजर में अपने पास नहीं है। तो एग्जैक्टली exactly कौन सा यूज में लेते हैं, इट इज द शॉर्ट टेंडम जिसको यूज में लिया जाता है, और इसी को हम लोग कॉमनली क्या बोल देते हैं, इट इज नेम्ड एज सैटेलाइट डीएनए। तो ये है सैटेलाइट डीएनए।
तो सैटेलाइट डीएनए डायरेक्टली वहाँ बल्क डीएनए के साथ बोलना थोड़ा सा क्या है, लॉजिकल है। और ज्यादा क्लियर अगर हम लोग करना चाहते हैं तो फिर क्या है कि दिस शॉर्ट टेंडम विच डायरेक्टली गेट्स यूटिलाइज इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज एक्चुअली नेम्ड एज व्हाट, इट इज द व्हाट, इट इज शॉर्ट टेंडम। और शॉर्ट टेंडम को ही सैटेलाइट डीएनए बोल रहा है। तो मेरे बोलने का मतलब, अगर हम यहाँ एक स्टेटमेंट बोलें जो कंक्लूडिंग हो क्या, कि जितनी भी रिपीटेटिव डीएनए है ऐसा, तो अपने हिसाब से क्या, ऑल रिपीटेटिव डीएनए, जितना जिस भी पर्टिकुलर डीएनए के सेगमेंट में न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस रिपीट हो रही है, तो इट इज द रिपीटेटिव डीएनए। तो ऑल रिपीटेटिव डीएनए आर नॉट सैटेलाइट। ऑल रिपीटेटिव डीएनए आर नॉट सैटेलाइट, क्योंकि सैटेलाइट होने के लिए एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी प्रेजेंट होनी चाहिए उस डीएनए के पास, वो हम लोग देख चुके। तो ऑल रिपीटेटिव डीएनए आर नॉट द सैटेलाइट डीएनए, लेकिन इसका जो वाइस वर्सा है, वो क्या है, सही है। मीन्स अगर मामला सैटेलाइट डीएनए का है, तो ऑल सैटेलाइट डीएनए आर डायरेक्टली द एग्जांपल ऑफ व्हाट, इट इज द रिपीटेटिव डीएनए। तो ये बातें सही है। तो इस सेंटेंस को अगर आप रिकॉल करेंगे तो एक बार में क्लियर हो जाएगा कि जितनी भी रिपीटेटिव डीएनए, ऑल आर नॉट द सैटेलाइट डीएनए, बट ऑल द सैटेलाइट डीएनए आर व्हाट, इट इज द रिपीटेटिव डीएनए। क्लियर है। तो अभी जो कंक्लूड हम लोग कर पाए, तो रिपीटेटिव डीएनए फॉर्म्स माइनर पिक, जो हम लोग डीएनए आइसोलेट करते हैं किसी भी सेल से। अब इसमें क्या है, जो टैंडम रिपीट है, तो अभी रिपीटेटिव डीएनए के अंदर जो दो तरह की रिपीट प्रेजेंट होती है, एक टैंडम रिपीट और एक इंटरस्पर्स्ड रिपीट। टैंडम मींस कॉन्टिन्यूअस, लगातार एक पर्टिकुलर यूनिट है, वो रिपीट होती जाएगी विदाउट एनी काइंड ऑफ गैप और इंट्रोडक्शन ऑफ एनी अदर सीक्वेंस, ऐसा होना नहीं है। तो इट इज नेम्ड एज रिपीट, टैंडम रिपीट। और इंटरस्पर्स्ड रिपीट बोलने का मतलब है बीच बीच में इंट्रोडक्शन होता रहेगा, तो इट डू नॉट गेट यूटिलाइज इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। टैंडम रिपीट में भी क्या था कि अब उस रिपीटेटिव यूनिट जो बार बार रिपीट होगी, उसमें टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस कितनी है, और अगर 60 तक है मैक्सिमम, देन इट इज द शॉर्ट टैंडम, और उससे ज्यादा है देन इट इज द लॉन्ग टैंडम, इट डू नॉट गेट यूटिलाइज्ड। तो फिर क्या है, शॉर्ट टैंडम का ही दूसरा नाम हम लोग क्या बोल रहे हैं, सैटेलाइट डीएनए। क्लियर है। अब एनसीईआरटी आपसे बोलती है कि इस शॉर्ट डीएनए को, जो शॉर्ट टैंडम है, इस शॉर्ट टेंडम को हम लोग फिर डिवाइड करते हैं, कौन से बेसिस पे, ऑन विच बेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग द बेसिस इज व्हाट, बोले सबसे पहले जो आपकी रिपीटेटिव यूनिट है उसका साइज क्या है, साइज ऑफ रिपीट, दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर विच फॉर्म्स द बेसिस। तो साइज ऑफ रिपीट। दूसरा पैरामीटर क्या था, कि अब जो रिपीट होने वाली रिपीटेटिव यूनिट है, वो कितनी बार रिपीट हुए, मीन्स नंबर ऑफ रिपीट, मीन्स नंबर ऑफ रिपीट, दिस इज द सेकेंड पैरामीटर। और जो थर्ड पैरामीटर था, वो क्या है, जीसी कंटेंट। आपको पता है डीएनए के अंदर क्या है, प्यूरिन के सामने पायरिमिडिन का पेयरिंग होता था, मीन्स कॉम्प्लीमेंट्रिटी बिहेवियर। अब कॉम्प्लीमेंट्री बिहेवियर के हिसाब से एडिंग एटी कंटेंट और जीटी कंटेंट, ये दोनों डिफाइन हम लोग करते हैं। तो दीज थ्री आर द बेसिस, जिसके बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हैं किसको, सैटेलाइट डीएनए को। और जब इसके बिहाफ पे, इसके बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं, तो वी कैन डिवाइड दिस सैटेलाइट डीएनए इनटू टू कैटेगरीज। कौन कौन सी, एक है माइक्रो सैटेलाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझने के लिए इन्हीं फंडामेंटल्स को क्लियर करना जरूरी होता है, और जो नॉर्मली नहीं हो पाता है बच्चों का। इसीलिए हम लोग ध्यान दीजिए, प्रोसीजर और स्टेप्स पे आना वो एक आसान बात है, वो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जब तक फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा तो चीजें क्लियर हो ही नहीं पाएगी, फिर आपसे अच्छा क्वेश्चन वो होना नहीं है, गलत आपसे हो जाएगा। तो एक माइक्रो सैटेलाइट, और दूसरा कौन सा है, इट इज द मिनी सैटेलाइट डीएनए। तो सैटेलाइट अब दो टाइप का हो गया। बेसिस आपके सामने मेंशन्ड है कि किस बेसिस पे हम लोग इसको डिवाइड किया। अब क्या है बेसिस, अब देखो यार ध्यान से, जो माइक्रो सैटेलाइट है, माइक्रो मीन्स क्या है, काफी स्मॉलर। तो माइक्रो सैटेलाइट हम उसको बोलते हैं, अब देखो यही तीनों पैरामीटर आप इधर मेंशन करिए। माइक्रो सैटेलाइट के अंदर जो साइज है किसका, रिपीट का, तो जो साइज ऑफ रिपीट है, मतलब जो रिपीटेटिव यूनिट है, इसमें टोटल कितनी नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस है, तो वो साइज इज 2 to 6 बेस पेयर लॉन्ग, सॉरी इट इज 2 to 6 बेस पेयर लॉन्ग। तो ये पहला पैरामीटर हो गया। बोले ठीक, और बताइए। बोले और दूसरा क्या है, कि नंबर ऑफ रिपीट जो है ना सर, वो काफी कम है। नंबर ऑफ रिपीट जो है इज वेरी लेस, ये काफी कम है। तो मतलब वो पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है ज्यादा बार रिपीट भी नहीं होती है। दूसरा क्या है, अब जो तीसरा था, इट इज जीसी कंटेंट, वो जीसी कंटेंट क्या है, लेस। और जीसी कंटेंट लेस होती है तो इसकी डेंसिटी जो है वो क्या है, कम है।
तो इट हैज द लेस डेंसिटी। अब ध्यान से समझो, तो जो माइक्रो सैटेलाइट है, माइक्रो नाम इसलिए पड़ा क्योंकि काफी छोटी है, और छोटी सच में बिकॉज इट कंटेन्स ओनली 2 to 6 बेस पेयर्स अपने यूनिट के अंदर। तो फिर अब क्या कितनी बार रिपीट हो रही है उसका नंबर भी कम है, और जीसी कंटेंट भी क्या है इसमें काफी कम होती है, तो इसलिए इसका डेंसिटी क्या है, वो कम है। तो अब ध्यान देना है। अब अगर सेम चीजें हम लोग अप्लाई करें, सेम पैरामीटर इन इन केस ऑफ मिनी सैटेलाइट्स, तो व्हाट इज द मीनिंग? मिनी सैटेलाइट क्या है? तो आप देखो सीधा सीधा वही जो पैरामीटर्स थी आप उसी को सोचिए। यहाँ जो साइज है इसका, जो रिपीटेटिव यूनिट का साइज, और इसमें टोटल 11 से लेके 60 बेस पेयर्स लंबी ये हो सकती है। तो 11 to 60 बेस पेयर लॉन्ग। नंबर ऑफ रिपीट क्या है? मतलब जो जितनी टाइम्स वो रिपीटेटिव यूनिट रिपीट होगी, इट इज नेम्ड एज व्हाट, इट इज नंबर ऑफ रिपीट। और नंबर ऑफ रिपीट ज्यादा टाइम्स है एज कंपेयर टू द माइक्रो सैटेलाइट। जीसी कंटेंट इसमें ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो जीसी कंटेंट जो है वो काफी ज्यादा है इसमें उसके कंपैरिजन में, और इस वजह से इसकी डेंसिटी भी क्या है, ज्यादा होती है। तो इट हैज द मोर डेंसिटी। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन टू काइंड ऑफ सैटेलाइट। बेसिस आपके सामने मेंशन है। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना है। अब इसमें क्या है कि जो माइक्रो सैटेलाइट वाला पोर्शन है, उसकी एबिलिटीज जो अपने को दिख रही है उसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि इसको हम यूज में नहीं लेते हैं इन केस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो बोले यूज में किसको लेते हैं? तो यूज में जो फ्रिक्वेंटली आती है, इट इज द मिनी सैटेलाइट। ये यूज में आता है। अब ध्यान से सुनना है कि कोई भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जो कि मिनी सैटेलाइट डीएनए है, समझना है। तो मतलब इसमें जो रिपीटेटिव यूनिट है ऑब्वियसली कितना, 11 to 60 बेस पेयर्स लॉन्ग। तो इसमें पर्टिकुलर मिनी सैटेलाइट आपको दिखेगा कि एक पर्टिकुलर मिनी सैटेलाइट डीएनए, इट गेट्स रिपीटेड एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट इंडिविजुअल। तो एक कोई भी मिनी सैटेलाइट आप ले लें, और कोई भी जिसपे मान लो 15-20 नाइट्रोजनस बेस का एक यूनिट हो, और ये एक पर्टिकुलर मिनी सैटेलाइट जो है, ये एक साथ मतलब एक जैसा रिपीट, मान लो कि किसी एक इंडिविजुअल में मान लीजिए इट गेट रिपीट्स अबाउट 25 टाइम्स एट अ पर्टिकुलर लोकेशन इन डीएनए। तो उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम में उस लोकेशन पे किसी दूसरे इंडिविजुअल में ये 25 टाइम्स रिपीट नहीं होगी, ये मेरे बोलने का मतलब है। तो पर्टिकुलर मिनी सैटेलाइट जो है वो गेट्स रिपीटेड रिपीटेड एट डिफरेंट टाइम्स, रिपीटेड एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट इंडिविजुअल। ये कहने का मतलब है। और अब आपको क्लियर हो पा रहा होगा आप करना क्या चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग डीएनए के बेसिस पे दो इंडिविजुअल को डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं। तो ये मिल गया आपको डिफरेंस, कि एक्चुअली किसी दो इंडिविजुअल के डीएनए में व्हाट इज द मेन डिफरेंस। तो दिस इज द डिफरेंस कि मिनी सैटेलाइट जो हो गई मीन्स रिपीटेटिव डीएनए है, और इस रिपीटेटिव डीएनए में जो रिपीटेटिव यूनिट है, इस रिपीटेटिव यूनिट का रिपीटेशन जितनी टाइम्स एक इंडिविजुअल में होता है किसी भी सेम वाले का, तो वो पर्टिकुलर सीक्वेंस जो मिनी सैटेलाइट डीएनए है, it do not get repeated at same time in different individual। तो दिस इज द बेसिस। और इसी के लिए वर्ड यूज में लिया जाता है क्या, ये जो प्रॉपर्टी है, इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग टर्म यूज करते हैं, दैट इज द वी एन टी आर। वी एन टी आर रिप्रेजेंट व्हाट, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। तो दिस इज व्हाट, इट इज वेरिएबिलिटी। ये वेरिएबिलिटी मीन्स डिफरेंसेस है नंबर ऑफ रिपीट में। तो क्लियर है नाम से एकदम, वी एन टी आर रिप्रेजेंट व्हाट, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। और एक्चुअली ये डिनोट कर रहा है किसको, मिनी सैटेलाइट डीएनए को। और अब अगर वेरिएबल बार टाइम्स रिपीट है डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल में किसी भी एक टेंडन का, जो एक्चुअली मिनी सैटेलाइट है, तो ये अब यूनिक आइडेंटिटी बन गया एक इंडिविजुअल का। एंड इफ इट बिकम्स द यूनिक आइडेंटिटी, और अगर ये यूनिक आइडेंटिटी बन रही है, तो सिंपल सा मीनिंग है क्या, इट इज द बेसिस ऑफ व्हाट, इट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और इसी सैटेलाइट में भी, मिनी सैटेलाइट को हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज में लेते हैं। तो आई थिंक क्लियर है, दिस इज द फंडामेंटल कि ये मिनी सैटेलाइट वर्ड कहाँ से आया और कैसे ये बेसिस बन गया ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आई थिंक ये क्लियर है आपको। ठीक। और ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली स्टार्ट कर देना कि मिनी सैटेलाइट जो है ये डीएनए किसी भी पर्टिकुलर सेल के डीएनए में प्रेजेंट होने वाली एक पोर्शन है, एंड इट बिकम्स द बेसिस। तो हमको ये समझ में नहीं आता है कि हाउ इट बिकम्स बेसिस फॉर द डीएनए रेप्लिके सॉरी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो अब आई थिंक क्लियर है।
तो अब जो अपने पास कंक्लूडिंग टर्म आया, हर बार देखिए हम लोग एक वर्ड को कंक्लूड करके बाहर निकाल रहे हैं, फिर उसको इलेबोरेट कर रहे हैं, एकदम ध्यान से आपको भी ऐसा ही समझना है। तो अब एक टर्म अपने पास आ जा रही है, इट इज व्हाट, इट इज VNTR, दैट इज द वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर कंक्लूड करें, जो कि आप समझ चुके हैं ऑलरेडी, है क्या ये एक्चुअली क्या है, इट इज मिनी सैटेलाइट। VNTR इज व्हाट, इट इज मिनी सैटेलाइट। और मिनी सैटेलाइट से अब क्या है, कोई कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके सारे एस्पेक्ट को हम लोग देख चुके हैं, आया कहाँ से। और मिनी सैटेलाइट में एक्चुअली कितनी होती है, 11 to 60 बेस पेयर लॉन्ग सीक्वेंस जो है वो प्रेजेंट होता है। इट इज 11 to 60 बेस पेयर लॉन्ग सीक्वेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बोले सर ऐसा है, सबसे इंपॉर्टेंट कि जो नंबर ऑफ रिपीट है, अब वेरिएबल हो गई तो क्लियर है, तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ रिपीट ऑफ अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, कोई भी एक सैटेलाइट जो आपके पास है, ऑफ अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ अ पर्टिकुलर सीक्वेंस वेरीज फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम। सबसे पहली बात, वेरीज किसी भी इंडिविजुअल में, जैसे मेरे ही अंदर, वेरीज फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम। और इसके साथ ही क्या, एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में तो वेरी कर ही रहा है, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, इन एन इंडिविजुअल, मेरे अंदर भी देखा जाए तो आई एम द इंडिविजुअल, और मेरे भी कोई इस फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अनदर क्रोमोसोम, कोई भी एक पर्टिकुलर मिनी सैटेलाइट सीक्वेंस अगर आप पकड़ के देखेंगे, तो उसका रिपीटेशन सेम टाइम नहीं दिखता हुआ दिखेगा आपको। तो ये तो एक है ही। एंड ऑल्सो फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू द अनदर इंडिविजुअल, फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। तो अब आप सोच के देखो एक बार, अनदर इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, तो अब आप सोच के देखिए कि इसका मतलब कोई भी एक सीक्वेंस है जो एक्चुअली मिनी सैटेलाइट है, और इसका जो रिपीट हो रहा है, तो टेंडम वर्ड हम लोग लेके आए थे, कॉन्टिन्यूअस होगी, तो अब उसका रिपीट जो है, इट इज द वेरिएबल टाइम्स, एक इंडिविजुअल में क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम भी क्या है, ये अलग अलग बार रिपीट होगी। और फिर क्या है कि एक इंडिविजुअल और दूसरे इंडिविजुअल के अंदर जो रिपीटेशन का है वो तो खैर डिफरेंस होगा ही होगा। तो अब इसका मतलब क्या दिख गया आपको, एक वर्ड एनसीईआरटी मेंशन करती है, इसको भी हम लोग आगे चल के एलेबोरेट कर लेंगे, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो इसका मतलब VNTR में हाई डिग्री है, हाई डिग्री ऑफ व्हाट, इट इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो इट कंटेन्स हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म का भी सिंपल मीनिंग आप क्या समझिए, पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स व्हाट, इट इज द वेरिएशन। तो इट हैज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स व्हाट, इट इज द वेरिएशन मीन्स डिफरेंसेस। और डिफरेंस वर्ड ही तो अपने को चाहिए था, क्योंकि ऐसी कोई भी डिफरेंस दिखेगी तो इट बिकम्स द बेसिस ऑफ व्हाट, DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो इसका मतलब क्लियर है, ये जो एवं मेंशन क्राइटेरिया है, इसके हिसाब से ये VNTR, इट इज द बेसिस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो आप कंक्लूड करिए, स्टेप्स पढ़ना आसान काम है, वो हम पढ़ लेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली इस पर्टिकुलर सेगमेंट को हम लोग दो इस कंसेप्ट को दो सेगमेंट में पढ़ेंगे। तो ये पहला आज पार्ट है, एक और पार्ट इस वीडियो का हम बनाएंगे, और उसमें फिर आगे चल के पूरे स्टेप्स को कंक्लूड कर लेंगे DNA फिंगरप्रिंटिंग का। बस दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बिना समझे आगे की तरफ प्रोसीड करना संभव नहीं है। तो ये है DNA फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस, ठीक है। अब सबसे पहली बात है कि ये जो VNTR है, समझना बात को ध्यान से सुनो पहले। तो अब क्या है कि देखो, कोई भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर जो जीनोमिक DNA होती है, एक्चुअली इस जीनोमिक DNA में क्या क्या होता है, बोले अब देखो, इस जीनोमिक DNA का दो पोर्शन आप बता सकते हैं। जो सेल के न्यूक्लियस में DNA है, इसकी दो पोर्शन कौन कौन सी, एक इसका कोडिंग पोर्शन, तो मीन्स इट इज द कोडिंग DNA, मीनिंग आप समझते हैं कोडिंग मीन्स विच कोड्स फॉर व्हाट, इट इज द प्रोटीन। और दूसरा कौन सा पोर्शन है, इट इज नॉन कोडिंग DNA। तो या तो वो DNA ऐसी है जो कोड कर रही है, कोई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में समझ में भी आता है, पूरा डाटा दिया हुआ है अपने सामने, तो कोडिंग DNA एंड नॉन कोडिंग DNA। अब बात समझना है आपको ध्यान से कि कोडिंग DNA जो एक्चुअली होती है वो क्या होती है। तो कोडिंग DNA कोड्स फॉर व्हाट, इट इज प्रोटीन। ये प्रोटीन को कोड करेगी, तो इसका मतलब इसका डायरेक्ट रोल है सर किसमें, फिनोटाइप में, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के या इंडिविजुअल के फिनोटाइप को एक्सप्रेस कराने में रोल दिखता है अपने को किसका, कोडिंग DNA का। तो ये जो है, अब समझना बात, अब मान लो कोई ऐसा चेंज आ गया उस कोडिंग पर DNA के अंदर, जिस चेंज को आप क्या बोलते हैं, म्यूटेशन, और ऐसा कुछ फिनोटाइप चेंज आया जो एबनॉर्मल बना दे उस ऑर्गेनिज्म को, और ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाए या ऐसा कुछ। तो मेरे बोलने का मतलब है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस कोडिंग DNA की जो सीक्वेंस होती है, इसमें जो भी चेंजेस होता है वो इनहेरिटेबल नहीं हो पाता है, ध्यान से। और ये जो नॉन कोडिंग DNA है,
तो नॉन कोडिंग डीएनए इज व्हाट? नॉन कोडिंग डीएनए ऐसी डीएनए जो कोई भी पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड नहीं करती। तो जब इसका मतलब डू नॉट कोड प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट कोड प्रोटीन, समझना है इस बेसिस को। तो ये अगर प्रोटीन को कोड नहीं करते, इसका मतलब इसका डायरेक्ट रोल उस इंडिविजुअल के फिनोटाइप में नहीं होता है। अब अगर उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के फिनोटाइप में इस नॉन कोडिंग डीएनए का ज्यादातर रोल नहीं है, तो इसका इसका मतलब क्या है, ये फिनोटाइप जब अफेक्ट ही नहीं करेगी, और तो इसका इससे कोई मतलब ही नहीं रहने वाला है। मतलब ये डीएनए की सीक्वेंस ऑलरेडी है, और ये जैसी है वैसे ही नेक्स्ट जनरेशन में आसानी से ट्रांसमिट हो जाएगी, मीन्स इट बिकम्स इनहेरिटेबल। ये जा सकती है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंसेस। अब समझो बात, वीएनटीआर ये वर्ड आया कहाँ से? सर ये मिनी सैटेलाइट के लिए वर्ड आया है। मिनी सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट डीएनए का पार्ट है। सैटेलाइट डीएनए एक्चुअली क्या थी? इट इज द रिपीटेटिव डीएनए। और रिपीटेटिव डीएनए के स्टार्ट में आप लिखे थे क्या, कि मेजोरिटी ऑफ पर्सन जो होता है रिपीटेटिव डीएनए का, एक्चुअली इट इज व्हाट? इट इज द नॉन कोडिंग डीएनए। तो मतलब कंक्लूड हम लोग क्या कर सकते हैं? बोले कंक्लूड ये कर सकते हैं, ये जो वी एन टी आर है, तो VNTR is what? Variable number of tandem repeats. It is inheritable. It can transmit from one generation to the next generation. ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सकती है। तो इसका मतलब इसी वजह से बोलते हैं, सो हेल्प्स इन व्हाट? हेल्प्स इन रिजोल्यूशन ऑफ, हेल्प्स इन रिजोल्यूशन ऑफ व्हाट? पैटर्निटी एंड मैटरनिटी केसेस। तो पैटर्नल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में भी हम इसी वजह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज में ले सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि मैटरनल और पैटर्नल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में आप क्यों ले पा रहे हैं, क्योंकि सर क्या है, वीएनटीआर इज व्हाट? इट इज इनहेरिटेबल। तो जब इनहेरिट, अगर मान लो कोई क्लेम कर रहा है कि ये मेरे पेरेंट्स है, ये फादर है, या मेरी मदर है, इसका मतलब उनमें जो वीएनटीआरस है, तो वो वीएनटीआरस का रिपीट जो है आगे ट्रांसमिट हुआ होगा, तो इसके बेसिस पे हम लोग फिर फर्दर बोल सकते हैं। तो आज हम लोग किए क्या है, बोले कुछ नहीं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के फंडामेंटल्स को बस क्लियर करने का कोशिश किया। अब ध्यान रखना कि आगे जो भी डिस्कशन करेंगे, इट इज व्हाट? इट इज विद रिस्पेक्ट टू द वीएनटीआर, विच इज एक्चुअली द बेसिस ऑफ व्हाट? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक का एक और वीडियो जो है वो हम डालेंगे, और वो फिर जाके फाइनली कंक्लूड कर पाएंगे। तो लेकिन ये क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सारी फंडामेंटल्स डिस्कस्ड है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, जो आपको एकदम जो टेक्निकलिटीज है वो फाइंड आउट करने में हेल्प कर रही होगी। ठीक, चलिए बाकी देखते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में। थैंक यू।